कंपनी तो वो खोल चुके थे, लेकिन होंडा के पास कंपनी चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। होंडा सारा दिन आर्ट शुकाई में काम करता था, जबकि होंडा सारी रात अपनी नई कंपनी के लिए इंजन पिस्टन बनाने में मसरूफ रहता था। होंडा अगले कई महीनों तक इसी रूटीन पे चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिल सका। होंडा अगले कई महीनों तक लगातार शिफ्टें लगा लगा कर कमज़ोर हो चुका था। भी उन्होंने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। होंडा 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। होंडा को इस बात का बिल्कुल ही पता ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद थे। होंडा ने टोयोटा कंपनी को अपना पिस्टन ऑफर किया, लेकिन टोयोटा कंपनी ने उन 50 डिज़ाइन में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया। ये बात होंडा के सर पर एक बिजली की तरह बनकर गिर गई, क्योंकि होंडा को इसकी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब होंडा ने मुख्तलिफ कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाने शुरू कर दिया। होंडा अलग अलग फैक्ट्री में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला और कई साल मार्केट को समझने में लगा दिया। और इसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए, लेकिन इस बार ये पिस्टन सारी कंपनियों के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलना शुरू हो गया और एक बार फिर होंडा को अपने ख्वाबों को पूरा करते हुए दिखाई दिया। और ज़्यादा ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्होंने 20,000 वर्कर्स को भी हायर कर दिया। लेकिन होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये बात किसको मालूम था। लेकिन अगले साल 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में भी कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज़ कंपनियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। अब होंडा को डाउनग्रेड करके उसी कंपनी का सीनियर मैनेजर बना दिया और चीज़ें तब ख़राब हो गई जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री में लगा दिया गया। अगले कई साल बहुत मुश्किल में गुजरा, लेकिन 1944 में एक ऐसा होलनाक वाक़या होता है जिसकी वजह से होंडा की जो ख्वाब और जो उम्मीदें थी उसके ऊपर पानी फेर दी जाती है। लेकिन उस जंग में एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा के फैक्ट्री पे आ लगा। उस टाइम जापान के जो हालात थे वो बद से बदतर हो चुके थे, लेकिन जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। और फिर 1947 में जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान का बेड़ा गर्क कर दिया। फिर उसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जंग तो अब ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा। अब होंडे के पास जो बचे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उसने उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर टोयोटा कंपनी के साथ 4 लाख येन में भेज दिया। अब ये गुर्बत की हालत सिर्फ होंडा के साथ नहीं थी, पूरे जापान बहुत क्राइसिस से गुजर रहा था। जापान की इकनॉमी मिल्ट हो रही थी, खाना पीना की शदीद किल्लत आ रही थी और इसके साथ साथ महंगाई ने इस सब की कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जापान में पेट्रोल नायाब हो चुका था। अब इसी दौरान होंडा को यूएस इंपीरियल आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिला। इस इंजन के मिलने से होंडा के जहन में एक आइडिया आया। होंडा ने सोचा कि क्यों ना ये इंजन एक साइकिल में लगाकर इससे ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। जब लोगों ने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। चंद यूज इंजन होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि अब होंडा ने एक नया इंजन डिज़ाइन किया। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा थी कि लोगों ने एक मशीन के ऊपर होंडा का लोगो देखा। अब होंडा के पास इतना रकम भी नहीं था कि वो मास लेवल पे काम स्टार्ट करे। होंडा ने दूसरी साइड 18,000 दुकानदारों को एक ओपन लेटर लिखा।
ایک طرف لوگوں کی رش بہت زیادہ تھی، لیکن دوسری سائڈ ہونڈا کے اوپر لوگوں کی ٹرسٹ اتنی زیادہ تھی کہ 3000 دکانداروں نے ہونڈا کو پازیٹیو ریپلائی بھی دیا۔ اب پازیٹیو ریپلائی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ہونڈا کو ایڈوانس پیمنٹ بھی دیے۔ 3 سال لگاتار محنت کرنے کے بعد ہونڈا نے ایک ایسا موٹر سائیکل ڈیزائن کیا جو مارکیٹ اور لوگوں کے عین کے مطابق تھی۔ یہ ڈیزائن سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی تھی، جس کو آتے ہی سارے مارکیٹ میں دھوم مچا دیا۔ ہونڈا کو ریسنگ بہت زیادہ پسند تھا اور ریسنگ میں بہت زیادہ دلچسپی بھی تھی۔ اب ہونڈا نے اسپورٹس بائک بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اب ہونڈا نے چند سالوں میں ایک اسپورٹس کار لانچ کی جس نے جاپان کے سارے پرانے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ماڈل نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اب 1968 میں ایک سال کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ موٹر سائیکل بک چکی تھی۔ موٹر سائیکل کے بعد ہونڈا اب کار مینوفیکچرنگ کمپنی بھی بنانا چاہتا تھا، کیونکہ ہونڈا کی سب سے بڑی خواہش تھی کار مینوفیکچرنگ کمپنی بنانا۔ لیکن اس ٹائم جاپان میں نسان اور ٹویوٹا جیسے بڑی کمپنیاں اپنے پروفٹ جمائے بیٹھی تھی، لیکن ہونڈا کو اس مارکیٹ میں نئی جگہ بنانا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ہونڈا نے پہلی پک اپ ٹرک T360 لانچ کیا جو کہ فیل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد S500 لانچ کیا اور اس ماڈل کی کل 1300 یونٹ سولڈ ہو چکے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد اور بہت سارے ڈیزائن ریجیکٹ کرنے کے بعد آخر کار ہونڈا سیوک لانچ کی گئی، اور جس کے نئے ماڈل آج کل پوری دنیا میں فیمس ہو چکا ہے۔ ہونڈا کا یہ نام ہمیں موٹر سائیکل، کار، انجن، بوٹس اور ایروپلین پر بھی ملے گا۔ ہیرو ہونڈا نے ہونڈا سیوک لانچ ہونے کے 1 سال بعد کمپنی سے ریزائن لیا، اور 5 اگست 1991 میں ہونڈا کا یہ سفر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی اردو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک، فالو، شیئر، سبسکرائب ضرور کر لینا۔